हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि कवर पेज में आपने देखा कि एसएससी सीएचएसएल की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके बीच में लगा दिए गए। ध्यान रखेंगे साथी, मैं बार बार कहता हूं प्रीवियस ईयर जरूरी क्यों है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके एलिसन आपके बीच में होने चाहिए। कोई भी स्टूडेंट्स अगर एसएससी की तैयारी कर रहा है, सीजीएल कर रहे हो, एमटीएस कर रहे हो, सीएचएसएल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, आपके बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कलेक्शन होना बहुत ही आवश्यक है। तो अभी हम टारगेटेड के हिसाब से क्या करने वाले कि पिछले साल जैसे 2023 को देखेंगे, 22 को देखेंगे, 21 को देखेंगे, 20 को देखेंगे, 19 को देखेंगे। कहीं ना कहीं कहने का मतलब है पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चन का एनालिसिस आपके बीच में करा देना है। साथ ही ध्यान रखना, टॉपिक कितना भी तैयार करो, प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी होता है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आज के सीरीज में मैं उसी को चर्चा करने वाला हूँ। ध्यान रखना, आपके बीच में आज कौन से पेपर को स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान रखना, 2023 में 9 मार्च 2023 को जो एग्जाम हुआ था साथी, उसको हम कवर करने वाले हैं। ध्यान रखना, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, सबसे पहले आप आंसर करिएगा और अपने आप को देखिएगा कितनी बेहतरीन तैयारी अभी तक आपकी है। जो बच्चे सीएचएसएल में बैठना चाहते हैं जल्दी जल्दी उड़ा देंगे एकदम रिवीजन आपके बीच में। और ध्यान रखना साथी, अगर सत्यम सर की आपको जीरो लेवल से क्लास देखनी तो रात के 9:15 पे डेली लाइव आया करिए। 60 दिन 60 मैराथन में मैंने आपको बोला ना, एकदम अच्छे तरीके से रिवीजन के साथ पूरी इंग्लिश खत्म कर दूंगा बेटा। ध्यान रखना इस बात को। चले बिना समय गंवाए सेशन को आगे ले चलते हैं और आप लोग एक बार दमदार तरीके से सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों के लिए होने वाली। कोई भी एस्पिरेंट्स है एसएससी का तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सीएचएसएल वाले सीजीएल जो सीजीएल देना चाहते हैं वो नहीं देखेंगे, सब देख सकते हैं बेटा। सारी क्लास, मैंने बोला लेवल ऊपर नीचे हो सकता है और इस बार वैकेंसीज कुछ ज्यादा है तो आपको पता है कट ऑफ कम ही होगा। कट ऑफ कम कहने का मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चन थोड़ा लेवल के आएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक सादा कागज और कलम निकाल लीजिए, जो भी चीज सीखने योग्य होंगी जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके बीच में लग गया। 2023 में 9 तारीख को जो पेपर हुआ था साथी, और फर्स्ट मीटिंग के पेपर की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें ये पूछा गया प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी साथी। मतलब रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, साइड होते हैं। रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, क्या लिखा है, रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ इन करेक्ट ऑर्डर। आगे क्या लिखा, क्लाइमेट चेंजेस, मतलब वो अपने प्लेस पे ही रहेगा। पी में लिखा क्लाइमेट कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस इन कॉम्बिनेशन। क्यू में अबाउट टॉपिक दैट इंक्लूड्स द पीरियोडिक, जो भी चीजें हैं। फिर आर में विद द इफेक्ट्स ऑफ लिखा। फिर एस में फोसिल फ्यूल्स ऑफ द चेंज। अच्छा एक चीज बताएंगी, पैराजम्बल के क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने पैराजम्बल की एक क्लास ही ली है आपके बीच में ना, लेकिन वो इनफ था। सत्यम सर के कुछ विशेष अनोखे कॉन्सेप्ट थे, याद है, ओडीसी। ओडीसी कॉन्सेप्ट सत्यम सर ने आपको पैराजम्बल के लिए दिया था। आपको मैं बताऊंगा कि ऑप्शन देखो, कॉन्सेप्ट जाके एक बार जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताने का काम किया। अगर इसको सॉल्व करना है बेटा, अच्छा बताओ ऑप्शन कितने देर में देख सकते हो। ऑप्शन आप देख सकते हो ना तुरंत। अगर तुरंत देखना चाहो तो भाई 1 से 2 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, ऑप्शन तो देख लिया। अब देखो पी से भी, क्यू से भी, आर से भी, एस से, मतलब सबसे स्टार्ट कर दिया सारे ऑप्शन में। अच्छा मैं अगर बताना चाहूंगा, आप मुझे बता दो ये विद लिखा है, क्या लिखा है, विद लिखा है बेटा। तो आपको अगर बताऊंगा विद लिखा है तो क्या प्रेपोजिशन से तुम स्टार्ट कर पाओगे। प्रेपोजिशन का मेन काम क्या होता है कि अपने पहले भी किसी नाउन को लेगा बेटा और इसके बाद भी कुछ होगा और दोनों के बीच में संबंध बताता है। यानी आर से स्टार्ट हो नहीं सकता और आर से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहले ही खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। और सारी चीजें ऐसी लग रही कि वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुछ क्लू आपको निकालना पड़ेगा, चलो देखते हैं। यहां लिखा है बर्निंग ऑफ। ऑफ क्या होता है, प्रपोजिशन होता है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ना बेटा हमको। तो बर्निंग ऑफ किस चीज का बर्निंग बेटा, फोसिल फ्यूल्स। किसका, फोसिल फ्यूल्स की बर्निंग की बात कर रहा है। यानी आपको इतना पता हो गया कि जहां ही बर्निंग ऑफ होगा उसके बाद ही फोसिल फ्यूल्स स्टार्ट करेंगे। करेंगे कि नहीं, यानी सर आर के जस्ट बाद एस आएगा कि नहीं, आर के जस्ट बाद एस आएगा कि नहीं, बता दो एक बार। यानी पहले अब ऑप्शन तुरंत चेक कर लो, जो भी क्लू मिले ऑप्शन चेक कर लिया करो। तो आर के तुरंत बाद एस एक इसमें था, लेकिन ये पहले ही गलत हो गया क्योंकि आर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इसमें देखते हैं आर के बाद एस है क्या, नहीं है सर, ये भी गलत कर देते हैं। इसमें देखते हैं आर के बाद एस है क्या, नहीं है सर, इसको भी गलत कर देते हैं। इसमें देखते हैं आर के बाद एस दिख गया। अब आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन तो बचा, क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए कि नहीं। मैं कहता हूं कुछ क्लू ऐसा लगाओ बेटा जहां से एकदम मजा आ जाए, ज्यादा दूर तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं जाके एक बार पैराजम्बल की मेरी क्लास जरूर देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आप लोग के लिए होने वाली, ठीक है ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए सभी क्वेश्चन के और जल्दी जल्दी एनालिसिस करो हमारी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, क्या बोला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। बोला कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आप ये 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं बेटा, अब इनमें से क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है जो ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन सही होगा। क्या बोल रहा है, हाउएवर इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 ब्रिटिश
एक्सपेट्रिएट फिल्म्स डिड नॉट सडनली, आगे बोला क्लोज या डाइवेस्ट या कॉन्सेंट्रेट, क्या करोगे बेटा, डिसअलाउ इंडिया, क्या करना चाहते हैं बेटा। अगर इस प्रश्न में आंसर अगर बताना चाहूंगा, देखना, हाउएवर इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी के बाद की बात हो रहे हैं, इन 1947 ब्रिटिश एक्सपेट्रिएट, आगे बोला फिल्म्स डड नॉट, फर्म्स डड नॉट, मतलब ब्रिटिश के जितने भी फर्म्स थे, डिड नॉट सडनली, अचानक उन्होंने क्या नहीं किया बेटा, अचानक यहां से इंडिया से बंद हो गए, ये करना चाहते हो। या डाइवेस्ट, डाइवेस्ट कहने का मतलब क्या होता है बेटा, सेल कह दीजिए या आप कहना चाहोगे और हैंग करने लगता है यार, सेल, या तो क्या कहोगे बेटा, गेट रीड ऑफ, मतलब क्या होता है बेटा, गेट रीड ऑफ कहने का मतलब छुटकारा, अपने आप से छुटकारा तुरंत पाना। या तो बेटा कॉन्सिक्रेट कहने का मतलब क्या होता है बताना, इसका मतलब होता है हॉली, क्या होता है बेटा, हॉली, मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से पवित्र। डिसअलाउ मतलब बेटा ऑर्डर ना देना, अलाउ ना करना, आप तो जान ही रहे हो। तो यानी यहाँ पे डाइवेस्ट आपको सही करना होगा। बहुत से बच्चे इसमें क्या कर दिए थे पता है, बहुत से बच्चे इसमें क्लोज लगा के आए थे, मतलब तुरंत ही ब्रिटिश की कंपनियां, ब्रिटिश के फर्म्स या इंडिया से पूरी तरीके से छुटकारा तुरंत नहीं मिला, तो डाइवेस्ट फ्रॉम इंडिया आपको करना होगा बेटा। ध्यान रखेंगे, बहुत से बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्लोज करके आए थे, वो आपको नहीं करना है ना, अप्रोप्रिएट आपको ऑप्शन चूज करना होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन बोला चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे ये दिए गए ना 4 अल्टरनेटिव्स, ये जो आपके बीच में दिया गया है, इसका कौन सा वन वर्ड सब्सटीट्यूट होगा, बताएंगे आप लोग। बोला स्टडी ऑफ हिवेनली बॉडीज, हिवेनली बॉडीज के जो स्टडी करते हैं, हिवेन मतलब जो स्वर्ग में उड़ते हैं, क्या उनकी बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा हाँ सर हो सकते हैं, तो उनको हम क्या न्यूमेरोलॉजी बोलेंगे क्या, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी होता है ना, ध्यान रखना। एक चीज और बताएंगे, सारे वर्ड्स आपको मैं रूट वर्ड से कंप्लीट कराऊंगा, रूट से सारी चीजें मैं कन्वर्ट कराने वाला हूं, और इस संडे स्पेशल आपकी क्लास होने वाली है, ध्यान रखेंगे। इस संडे कहीं ना कहीं संडे स्पेशल क्लास होगी रूट वर्ड की, तो सभी साथी ध्यान रखेंगे बेटा, वहां प्रीवियस ईयर की भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, सबको रूट से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत ही सरल हो जाएगा, ध्यान रखना। न्यूमेरोलॉजी कहीं ना कहीं नंबर से लग रहा है ना, तो स्टडी ऑफ नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरोलॉजी। आगे बोला एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, अच्छा ये एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर ऐप आजकल के युवाओं के बीच में वो ज़्यादा कुछ है भाई, मोबाइल से कुछ संत महात्मा उसमें उनके भविष्य बता रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी तो जान रहे हो। देखो स्टारगेजिंग क्या होता है बेटा, स्टारगेजिंग होता है कि जैसे खगोल विद्या होता है ना, खगोल विद्या, उनको हम बोलते हैं स्टारगेजिंग। अब बोला कि एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ द हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बेटा, सेकंड होगा एस्ट्रोनॉमी। आप न्यूमेरोलॉजी भी जान गए, एस्ट्रोलॉजी आप तो जान ही गए हो ना बेटा, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, मतलब तंत्र मंत्र की विद्याएं जो रखते हैं। आगे बोला स्टारगेजिंग कहने का मतलब होता है खगोल विद्या, खगोल पिंड की जो विद्या रखते हैं उनको हम कहते हैं। बहुत से बच्चे ध्यान रखना, स्टारगेजिंग भी लगा के चले आते थे, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट हमेशा पूछता है, जो सबसे नजदीकी होगा एस्ट्रोनॉमी और ये स्टारगेजिंग दोनों दिया, तो दोनों में आपको एस्ट्रोनॉमी करना है, यानी सेकंड इज द राइट ऑप्शन, स्क्रीनशॉट कर लो। चलो अगला प्रश्न आपके बीच में बोला चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन सेंटेंस। अब अगर मैं बताऊंगा, ये 4 ऑप्शन आपके बीच में है बेटा, इन चारों में आपको बताना है कि सबसे जो फ्रस्ट्रेट वर्ड लिखा है, फ्रस्ट्रेट का एंटोनिम्स क्या है, फ्रस्ट्रेट का अपोजिट वर्ड कौन है। सभी साथी इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे, एक बार सभी साथी इस प्रश्न का आंसर करेंगे, इसका अपोजिट कौन सा है बताएंगे। चलिए देखिए बेटा, आपको पता है फ्रस्ट्रिया, मुझे फ्रस्ट्रेट मत करो, पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। फ्रस्ट्रेट कहने का मतलब क्या होता है, संतुलन खो देना, मतलब गुस्से में आ जाना, फ्रस्ट्रेट। अब अगर मैं बोला कि अर्क कहने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सताना, क्या होता है साथी, सताना। अब बोला सरकमवेंट कहने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब पूरी तरीके से बेटा किसी को क्या कर देना, ठग लेना, किसी तरीके से क्या करना, पूरी तरीके से किसी को ठगना। अब मैं बोल दिया फोस्टर कहने का मतलब क्या होता है, पोषक, पोषक कहने का मतलब समझ रहे हो ना कि न्यूट्रिशन अगर एक बात करेंगे तो अच्छी फीलिंग आती है, गुड फीलिंग। और फेटर कहने का मतलब क्या होता है, फेटर मतलब होता है चेन्स होती है बेटा, बेड़ियां होती हैं, मतलब बेड़ियां, क्या कह सकते हो, बेड़ियां, या किसी को क्या कर देना, टाई कर देना, क्या कर देना बेटा, टाई कर देना, बांध देना पूरी तरीके से। अब बताओ क्या फ्रस्ट्रेट के अपोजिट वर्ड क्या फोस्टर होंगे क्या, क्या फ्रस्ट्रेट के अपोजिट वर्ड फोस्टर होगा क्या, न्यूट्रिस्ट क्या फोस्टर होगा क्या, इसका अपोजिट वर्ड। अब फ्रस्ट्रेट तो जान ही रहे हो ना, पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होना, फीलिंग्स के कंस्ट्रक्शन को हटा देना, वो फ्रस्ट्रेट होता है, मतलब पूरी तरीके से परेशान हो जाना ना, तो इसका अपोजिट मीनिंग अगर इन चारों में देखा जाए तो फोस्टर होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव उसके अकॉर्डिंग। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में बताएंगे, बोला कि चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द
फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस। पूछा क्या, रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखेंगे साथ ही, मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि कभी आपको लगेगा ना ऐसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। चलो ऑप्शन में सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। रवि गेव यू, अच्छा एक चीज बताना, गेव मतलब क्या होता है बेटा? गेव मतलब V2 होता है, V2 मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। मैंने बोला पैसिव बनाओगे ना तो एक इसका मैजिक ट्रिक दिया था ना कि चेंज इनटू अ बिलो स्टेयर, एक सीढ़ी नीचे चेंज करना है, टेंस फॉर्मेशन जरूर होगा तभी पैसिव बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट के एक सीढ़ी नीचे क्या आता है साथ ही बताएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस आता है कि नहीं बताना। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या लगते हैं? वॉज और वर लगता है, यानी इसका जब हम टेंस फॉर्मेशन करेंगे तो याज में करेंगे या तो वर में करेंगे, है ना। तो इसमें हैज लगा, चलो इसको भी हटा देते हैं। इसमें हैव लगा, ये भी गलत है। इसमें भी हैव लगा, ये भी गलत है। यानी क्या होना, एक में ही वॉज बचा, टेंस फॉर्मेशन से इसको आपने सही कर दिया, है ना। टेंस फॉर्मेशन से इसको आपने सही कर दिया। क्लियर हो कि नहीं? टेंस फॉर्मेशन जरूर चेक किया करो। टेंस फॉर्मेशन इज द सोल ऑफ वॉइस। टेंस फॉर्मेशन सही है तो पैसिव सही होगा, अदरवाइज गलत होगा बेटा। तो टेंस फॉर्मेशन से ही खत्म हो गया, मतलब चिरपुटिया टाइप के प्रश्न पूछ रहा है आपसे। परेशान मत होइए, दिल लगा के पढ़ते रहिए, सारे टॉपिक्स सब कुछ होगा, बेहतर होगा, अच्छे नंबर प्राप्त करोगे बेटा, अच्छे नंबर गेन करोगे। अगला प्रश्न क्या बोला, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है बेटा बताना। देखो साउट की स्पेलिंग जो होती है ना SHOUT होती है। ब्लूम सही, ब्रूम सही, ग्लूमी सही है, ठीक है ना। साउट की स्पेलिंग SH के बाद यू नहीं आता है, SHOUT होता है, यानी फर्स्ट आपका करेक्ट इनकरेक्ट है। क्लियर हो ना, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट होगा, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। क्या बोला कि वन हु हैज परसिस्टेंस न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील, मतलब वह व्यक्ति जिसको चोरी करने की पूरी तरीके से लत हो। अब एक चीज बताएंगे बेटा, इम्पल्स टू स्टील, स्टील मतलब चोरी। एक वर्ड बताएंगे जिसको पूरी तरीके से चोरी की बीमारी होती है, वो रियल में मतलब उसको नीड नहीं होती, पर्सन डजंट नीड फॉर देम, उसकी नीड नहीं होगी फिर भी वो क्या करेगा, उसको बीमारी हो जाती है चोरी करने की। लेकिन देखो न्यूरोटिक इम्पल्स मतलब उसको पूरी तरीके से जरूरत किसी चीज की है नहीं, फिर भी वो क्या करता है, स्टील करता है, चोरी करता है। तो बीमारी के लिए कि मतलब उसको चोरी करने की बीमारी लगी, तो मेनिया एक रूट होता है जिसका मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से क्या करना बेटा, उस चीज की लत लग जानी, बीमारी हो जाना उस चीज के लिए। आप बोलते हैं जो चोरी की बीमारी जिसको लगती है बेटा ना, चोरी की बीमारी क्या होता है, क्लेप्टोमेनिया होता है। क्या होता है साथी, क्लेप्टोमेनिया होता है। हाइपोक्राइट आपको पता है ना, हाइपोक्राइट मतलब होते हैं दोगली दुनिया, हाइपोक्राइट वर्ड मतलब दोगले लोग जो होते हैं उनके लिए हम कहते हैं। लेकिन यहां बोला क्लेप्टोमेनिया, देखो मेनिया से मेनियक बना है, क्या मेनिया से मेनियक बना है, इसके रूट को मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। संडे स्पेशल रूट वर्ड की क्लास होने वाली है, कोई भी साथी मिस नहीं करेंगे। और मेनिया जो है ना बेटा, जैसे चोरी की बीमारी, उसको जरूरत है नहीं, उस व्यक्ति को उस काम की उस चीज की जरूरत नहीं, फिर भी वो क्या करता है, उसको बीमारी हो चुकी है चोरी करने की, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति होते हैं। जैसे इंसोम्निया मतलब उसको नींद की बीमारी हो जाती है, पूरी तरीके से वो नींद नहीं लगता, इसको नींद की बीमारी हो गई, उसको इंसोम्निया कहेंगे। इस चीज का पागलपन आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लेना। चलो अगले प्रश्न में आते हैं। अगला विशेष प्रश्न आपके बीच में है, वन वर्ड का ही प्रश्न है मेरे साथी। क्या कह रहा है कि वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। देखो अगर मैं बता दूंगा PHIL साथी, क्या होता है, PHIL रूट है लव का, प्यार का बेटा। लेकिन MISA या MISO आपको ये दिखेंगे ना, ये दोनों आपके रूट है बेटा हेट के, नफरत करने के, ठीक है ना। अब अगर मैं कह दिया इनसे भी वर्ड बनेगा, जैसे फिलांथ्रोप बन गया ना, फिल से फिलांथ्रोप, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड मानव जाति, फील लगा है तो मतलब लव्स ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से प्यार करना। लेकिन अगर उसी मैनकाइंड के पहले मतलब कि एंथ्रोप के पहले आप मिजो लगा दीजिए, मिसांथ्रोप, मिसांथ्रोप कहने का मतलब वन हु हेट्स मतलब हेट्स ऑफ मैनकाइंड, लेकिन मिसैंथ्रोपिस्ट कर दिया तो IST। देखो रूट समझाई देते हैं आपको अच्छे से, एक बार रूट का कितना फायदा होता है। देखो जैसे मैंने बोला PHIL मतलब क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा, ठीक है ना। अब MISA या MISO ये आपको दिखा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेट हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जैसे मैंने एक वर्ड बताया PHILANTHROP, फिलांथ्रोप बताया। देखो एंथ्रोप मतलब होता है साथी मैनकाइंड, क्या होता है, मैनकाइंड होता है। और फिल मतलब क्या होता है, लव, यानी लव्स ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलांथ्रोप हो जाएगा कि नहीं। अब इसी से एक वर्ड और बन जाएगा, इसमें IST लग जाएगा, मतलब फिलांथ्रोपिस्ट। तो IST मतलब क्या होता है, IST किसका रूट है बेटा,
IST मतलब वन हु स्पेशलिस्ट ऑन देयर फील्ड, वह व्यक्ति जो स्पेशलिस्ट हो। अगर प्रश्न पूछ लिया कि वन हु लव्स ऑफ मैनकाइंड, तब उसको फिलांथ्रोप नहीं बोलना, फिलांथ्रोपिस्ट बोलना है। अब इसी का अपोजिट, जैसे फील की जगह आप क्या कर दीजिए, फील की जगह क्या कर दीजिए, मिसैंथ्रोप कर दीजिए। अब मिसैंथ्रोप मतलब मैनकाइंड और मिसा मतलब हेट हो गया, मतलब हेट्स ऑफ मैनकाइंड। IST से बढ़ा दीजिए वन हु हेट्स ऑफ मैनकाइंड, मतलब तमाम चीजें हैं बेटा। और अगर मैं कह दिया GYN मतलब क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा बेटा, समझ गए। इसके पहले क्या हो गया, फिलोजाइन हो गया मतलब वन हु लव्स ऑफ वुमेन। अगर मिसोजाइनिस्ट हो गया तो वन हु हेट्स ऑफ वुमेन, समझ गए। अब अगर मैं बता दूं GAM और आपका क्या होता है बेटा, GAMY, गैमी एक वर्ड है, इसका मतलब होता है मैरिज। क्या होता है, मैरिज। अब इसको आई भी कहीं कहीं वाई के जगह पे लिखा होता है, ध्यान रखेंगे। गैमी मतलब हो जाएगा रूट इसका मैरिज का है, किसका है, मैरिज का है। तो वन हु हेट्स, वह व्यक्ति जो हेट करता हो, किससे बेटा, मैरिज के, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज से जो करता होगा बेटा। तो देखो रूट ही आपको पता है हेट का क्या होता है, MISA या MISO, तो ये मतलब कहीं ना कहीं फोर्थ वाला ही सही हो जाएगा। देखो गैमी मतलब क्या होता है, मैरिज होता है। मतलब IST लग गया ना, IST मतलब होता है वन हु, क्या होता है साथी, वन हु, मतलब वन हु स्पेशल ऑन या वन हु हेट्स ऑन मैरिज, वन हु स्पेशल मतलब वन, IST लग गया तो वन हु हो जाएगा। देखो वन हु पूछा है इसमें, समझ गए। वह व्यक्ति जो शादी के इंस्टीट्यूशन मतलब उनसे मैरिज से क्या करता हो, नफरत करता हो। तो क्या बोलोगे बेटा, मिसोगैमिस्ट बोलोगे। और ध्यान रखना संडे स्पेशल की क्लास नहीं भूलेंगे, कहीं ना कहीं अभी आपने देखा ना 3 प्रश्न आपसे पूछ लिया था बेटा, 3 प्रश्न बुकअप से पूछ लिया था। तो कहीं ना कहीं इस संडे रूट वर्ड की क्लास आपके बीच में होने वाली है। सभी साथी तैयार रहेंगे बेटा, सभी साथी तैयार रहेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में और बता देंगे क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। जितने सेंटेंस लिखे हैं ना, ऐसे सेंटेंस को चूज करिए जिसमें स्पेलिंग एरर ना हो। देखो सबसे पहले वंस की स्पेलिंग ONCE होता है, ये वाला गलत हो गया, यानी पहला गलत हो गया। दूसरे में वंस की तो सही लिखी है, इसमें भी वंस की सही लिखी है, इसमें भी वंस की स्पेलिंग सही लिखी है। चलो आगे देख लेते हैं। देखो न्यू की भी स्पेलिंग सही लिखी, न्यू की भी स्पेलिंग सही, न्यू की भी स्पेलिंग सही लिखी है कि नहीं। आई, ये पहले वाले को तो देखना ही, तीनों को देखेंगे। आई इसमें भी सही है, समवन की स्पेलिंग इसमें भी सही है, समवन की स्पेलिंग इसमें भी सही है, और समवन की स्पेलिंग इसमें भी सही है। ऑफ तीनों में सही है, मी इसमें भी, मी इसमें भी, मी इसमें भी। देखो रिमाइंड की स्पेलिंग REMIND होगा या REMIEND, ये तो होता नहीं रिमाइंड की स्पेलिंग। REMINDE ये भी नहीं होता, रिमाइंड की स्पेलिंग ये होती है। मतलब ये दोनों भी अगर गलत हो गए तो बचा सेकेंड ऑप्शन, मतलब चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर, मतलब जिसमें कोई भी एरर नहीं होगा उसको चूज करना था। तो यानी आपका कौन सा होगा, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सेकंड होगा। तो स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखना, स्पेल्ड वर्ड देखना, कुछ कुछ ज्यादा वर्ड जो पूछे जाते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा गलती रिसीव की स्पेलिंग में करते हैं, पूछ भी लिया जाता है। देखो RECE याद रखना, फिर IVE लगाना है आपको। देखो एक स्पेलिंग और लिख लेना, QUEUE, क्यू की स्पेलिंग होती है बेटा, बार बार पूछा गया स्पेल्ड वर्ड में, क्यू मतलब कतार होता है। देखना रेस्टोरेंट की स्पेलिंग भी पूछी जाती है, याद रखना। रेस्ट याद कर लो बेटा, फिर AU चर्चित नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद रेंट लगा देना, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग हो गई। साइकोलॉजी की स्पेलिंग PSY, उसके बाद CHOLOGY, ये सारे वर्ड्स पूछे जा चुके हैं ना। सुनामी की TSUNAMI, समझ गए। निमोनिया की स्पेलिंग पूछ लिया, PNU रख लो, फिर यू लिख लेना, PNE के बाद यू लिख लेना, फिर मोनिया लिख लो बेटा, निमोनिया की स्पेलिंग हो गई। समझ गए कि नहीं, ये बार बार पूछे गए शब्द हैं, तो ध्यान रखना। एक वर्ड्स और फेमस है सिगरेट का, डिफेंस वाले बच्चे जरूर याद रखेंगे, पूछता है CIGAR, उसके बाद ETTE कर देना, सिगार में ETTE जोड़ देना। ये सारे वर्ड्स आपके बीच में होने चाहिए, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, स्लैप ऑन द रिस्ट। लिखा है इंस्ट्रक्शन में कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो इडियम लिखा है स्लैप ऑन द रिस्ट, इसका क्या होगा, इन चारों में से कौन सा सही होना है। स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब कलाई में थपकी दे देना। अच्छा बोलो, जो बहुत आपके खास होते हैं ना, उनको तुम पनिशमेंट वगैरह करते हो ना, तो हाथ बाहर करो, फिर ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे, मतलब कलाई पे थपकी दे देना, मतलब एकदम माइल्ड पनिशमेंट करते हो, एकदम हल्का सा पनिशमेंट। तो उसका मतलब क्या होगा, अ माइल्ड पनिशमेंट इज कॉल्ड स्लैप ऑन द रिस्ट। क्या हो जाएगा, स्लैप ऑन द रिस्ट, अ माइल्ड पनिशमेंट होगा। क्या होगा, फोर्थ होगा। इसका मतलब एकदम हाथ पे थपकी दे देना, मतलब एकदम हल्का सा पनिशमेंट कर देना, अ माइल्ड पनिशमेंट इज कॉल्ड स्लैप ऑन द रिस्ट। क्लियर होगी नहीं, स्क्रीनशॉट कर लेना बेटा।
चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला आपके बीच में, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। मतलब क्या लिखा है, अपोलोगेटिक, इसका बेटा सिनोनिम्स बताना जो सेम हो। अब डिरिसिव लिखा है, कॉन्ट्राइट लिखा है बेटा, स्टैग्नेंट लिखा है, सॉलिड लिखा है। आप सभी साथी एक बार जल्द से जल्द बता देंगे। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर लीजिए, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर लीजिए, जितने भी साथी हैं जल्द से जल्द मुझे बताएंगे इस प्रश्न का आंसर आपके बीच में क्या होने वाला है। सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। हाँ बताएंगे जल्द से जल्द बेटा। देखो अपोलोगेटिक, अपोलोजाइज से लगा है ना कहीं ना कहीं। अपोलोगेटिक कहने का मतलब क्या होगा बेटा, एकदम याद रखना, क्षमाशील, जैसे क्या हो, क्षमाशील, उसको हम कहेंगे अपोलोगेटिक। अब बोला डेरिसिव क्या होता है बेटा, इसको हम कहते हैं व्यंग्यात्मक। क्या कहते हैं, व्यंग्यात्मक। डेरिसिव एटीट्यूड है भाई, व्यंग्यात्मक ट्रीटमेंट दिया, स्टेटमेंट दिया, समझ गए। कंट्राइट कहने का मतलब क्या होगा, कंट्राइट कहने का मतलब होता है रिपेंट। क्या होता है साथी, रिपेंट होता है, कह लीजिए आप रिमॉर्स होता है। क्या होता है, रिमॉर्स होता है, मतलब पूरी तरीके से क्या कर देना, पछताना। क्या होता है साथी, पछताना, ठीक है ना। अब मैं कह दिया स्टैग्नेंट कहने का मतलब क्या होता है, लेजी होता है, मतलब आलसी होता है। सॉलिड मतलब क्या होता है, ठोस होता है बेटा। क्या होता है, सॉलिड मतलब ठोस होता है। तो अगर क्षमाशील कहने का मतलब उसको पछतावा हो रहा है कि वह क्षमाशील था, याद रखना अपोलोगेटिक के जो सिनोनिम्स होते हैं बेटा वो कंट्राइट होगा। इन चारों को देखकर, चारों में अगर देखा जाए तो कंट्राइट होगा। इसका क्या होगा भाई, ये आपके अपोलोजेटिक का क्या होगा बेटा, पूरी तरीके से सिनोनिम्स। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। स्क्रीनशॉट हो गया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में बताएंगे साथी, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। देखना मैग्नेनिमिटी, मैग्नेनिमिटी बताना, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मैग्नेनिमिटी का आपको सिनोनिम्स बताना है, इसके जैसा वर्ड जो आपके बीच में लिखा। पहला लिखा अल्ट्रुइज्म लिखा, उसके बाद विजिलेंस लिखा, फिर इनविडियसनेस, उसके बाद वोलेटाइल। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी साथी इस प्रश्न का आंसर एक बार कंफर्म कर देंगे, सभी साथी इस प्रश्न का आंसर एक बार कंफर्म कर देंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होना है, बताएंगे सभी लोग क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए बताएंगे बेटा। अच्छा ये बताना, जो आपके बीच में लिखा जो भी क्वेश्चन है, मैग्नेनिमिटी कहने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सीधा सीधा पोलाइट। क्या होता है साथी, इसका मतलब पोलाइट होता है, मतलब उदारता, जो कह सकते हैं क्या, उदार व्यक्ति। अब देखो अल्ट्रुइज्म क्या होता है बेटा, वन हु लिव्स फॉर अदर्स, वह व्यक्ति जो दूसरे के लिए जी रहा है उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रुइज्म कहते हैं, मतलब परोपकारी। क्या कह सकते हो बेटा, परोपकारी कह सकते हैं आप। चलो आगे क्या बोला, वेरिलेंस कहने का मतलब क्या होता है। इसके कहने का मतलब जेलसी होता है बेटा। क्या होता है, जेलसी होता है, मतलब क्या, पूरी तरीके से विषैलापन है भाई, वो जेलसी है, दूसरे से जलता है। अब बोला कि इनविडियसनेस मतलब क्या होता है। इनविडियसनेस मतलब कि आप कह सकते हो ऑडिसियस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑडिसियस कह सकते हैं, या द्वेषतापूर्ण ऐसे समझना है तो द्वेषतापूर्ण समझ लीजिए, या ढीठ समझ लीजिए, उसको हम कहेंगे, ठीक है ना। अब देखना वोलेटाइल कहने का मतलब क्या होता है, चेंजेबल। क्या होगा साथी, इसका मतलब होता है चेंजेबल, मतलब परिवर्तनशील। क्या, परिवर्तनशील, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब अगर बताना चाहेंगे तो इसका कौन सा बेटा, पोलाइट का होगा, पोलाइट ही तो होगा। पोलाइट का क्या होगा आपका, परोपकारी, अल्ट्रुइज्म ही तो होगा। अगर इसको देखा जाए तो इसका सिनोनिम आपका क्या होगा बेटा, अल्ट्रुइज्म होगा। याद रखना, एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में लिखा, माई फीट डोंट, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है बेटा। माई फीट डोंट, उसके बाद द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अगर इस प्रश्न को बताना है तो देखो डोंट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इन सर के साथ क्या करते हो बेटा, पहली बात तो V1 लगाते हो, तो देखेंगे टच V1, ये भी, और ये प्यूरिफाई। चलो इसको हटा देते हैं, डील इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इनके साथ भाई प्रपोजिशन लगा दोगे, डील या डील विथ, ये तमाम चीजें हैं। अगर टच और स्लैब में देखना है बेटा तो क्या करोगे, यहाँ पे टच लगाओगे, सीधा सीधा माई फीट डोंट टच द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। कुछ समय के लिए मेरे पर जो मेरे पैर थे वो जमीन को भी नहीं टच किया, ज्यादा खुश हो जाना है, इन सब चीजों के लिए हम क्या करेंगे बेटा, माई फीट डोंट टच द ग्राउंड, यहाँ क्या लगाना है बेटा, टच लगाना है। इस प्रश्न का आंसर क्या होना था, टच होना था। ध्यान रखेंगे सेम वर्ड्स भी कभी कभी आ जाते हैं, तो उनमें जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा बेटा, ज्यादा नजदीकी होगा, वही सही आपको करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में बताना है, क्वेश्चन नंबर 14, नरेशन से क्वेश्चन पूछा, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखो जो सेंटेंस दिया है इसका करेक्ट इनडायरेक्ट बताना है। देखो दिस इज, आगे सेड, जो संत थे उन्होंने कहा, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। मैन क्या करता
करता है, प्रस्ताव रखता है, गॉड उसका डिस्पोज करता है, मतलब उसको क्या करता है, पूरा मसला सॉल्व करता है, हल करता है। आप बताएंगे बच्चे सेट समझ लिए ना। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं सर, पास्ट इंडेफिनिट है ये, दिस एज सेड आगे क्या कर देंगे, कहाँ पे चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में चलो ले चले जाते हैं, तमाम चीज़ें हर जगह। तो बच्चे को देखता है ना कि कहाँ पे हैड है, तुरंत वो हैड वाला ऑप्शन देखता है, सेड दैट ये भी लिखा है, द सेड दैट ये भी तो लिखा है, आगे दिस इज दैट द मैन हैड देखा, अब उसको यही सही करके चला जाएगा और गलत हो जाएगा बेटा। अब मैं आपको बात बताता हूँ, देखो दिस इज सेड, महात्मा ने ये बात कही या संत ने ये बात कही, आगे जो बात कही है वो ट्रूथ है कि नहीं, बताओ ये ट्रूथ है कि नहीं। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो कोई भी उसमें बेटा अंतर नहीं कर पाओगे। इस इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट लगा देना है बेटा, और बाकी एकदम अच्छे तरीके से सही होगा। देखो इसमें प्रपोज को प्रपोज्ड कर दिया, ये भी गलत हो गया, इसमें प्रपोजेस को प्रपोज किया, ये भी गलत हो गया, ये ऑप्शन ऑलरेडी गलत ही था। आपके बीच में क्या देखो, प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस है, केवल आपको कंजंक्शन लगा देना, सारी बातें सेम होंगी, यानी फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बिकॉज यहाँ पे क्या था बेटा, यूनिवर्सल था, ये ट्रूथ था तो कोई चेंजेस नहीं करने, यूनिवर्सल ट्रूथ में नो चेंज होता है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में बताएंगे, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर क्या बोला, इम्प्रूव द अंडरलाइन जो लिखा है लिव्ड ऑन, इसको क्या करना है, इंप्रूव करना है बेटा। पार्ट ऑफ द सेंटेंस शोज नो इंप्रूवमेंट एज द आंसर इफ द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, अगर ग्रामेटिकली करेक्ट है तो आप क्या कर दीजिए, नो एरर कर दीजिए। देखेंगे अ मैन मे डाई, एक व्यक्ति में डाई मर सकता है, आगे ही बोला कि नेशंस में राइज एंड फॉल, जो नेशन है वो राइज और फॉल हो सकते हैं, बट एन आइडिया लिव्स ऑन, लेकिन एक विचार जिंदा रहता है, विचार हमेशा रहता है। अच्छा ये बताओ, ये किसी की स्टेटमेंट है, क्या है बेटा, किसी के स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट अगर होता है बेटा, स्टेटमेंट होता है तो आप बताएं कहाँ होता है, सिंपल में होता है। अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करें, लिव्ड ऑन कहाँ से आ गया, तो V2 लगा है, ये क्या होना चाहिए बेटा, ये तो लिव्स ऑन होना चाहिए ना। किसी के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो लिव ऑन भी गलत है, लिव्स ऑन होगा। लिव क्यों गलत हो गया बेटा, बोला कि बट एन आइडिया, तो ए एन लगा मतलब सिंगुलर, सिंगुलर के साथ लिव नहीं लगाओगे, लिव्स ऑन लगाओगे, सेकंड होगा। कौन सा सही होगा बेटा, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, लिव्ड ऑन नहीं लिव्स ऑन होना चाहिए था। स्क्रीनशॉट कर लेना और सभी साथी बता देंगे ये स्टेटमेंट किनका है, किन ऑथर का, एक बार कमेंट करेंगे। बोला अ मैन मे डाई, नेशंस मे राइज एंड फॉल, बट एन आइडिया लिव्स ऑन, किसका स्टेटमेंट है, सभी साथी बता दीजिएगा। जो बताएगा अगली क्लास में उसका नाम जरूर लेंगे, जरूर बताएंगे भाई इस भाई ने, इस शेर ने, और इस शेरनी ने इस प्रश्न का सही आंसर किया था। बताना बोला कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेसेस आफ्टर द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस। क्या पूछा, बॉडी एंड सोल, इसको बताना है बेटा, इडियम्स का करेक्ट मीनिंग बताना है कि क्या हो सकता है, बॉडी एंड सोल मतलब शरीर और आत्मा। अब बोले बच्चे क्या सोचेंगे पता है, खुशी और दुखी मतलब खुश और दुख, हैप्पीनेस एंड सारो, लाइफ एंड डेथ जीवन और मृत्यु, कुछ तो ये सही करके चले आते फर्स्ट वाला। होली एंड इंटरली, अब देखना टू सॉल्व अ डिफिकल्ट, तो ये तो हो ही नहीं सकता। होली एंड इंटायरली, बहुत से बच्चे लाइफ एंड डेथ को चूज करके आए थे, लेकिन आपको बता दूं होली एंड इंटायरली कहने का मतलब क्या होता है, बॉडी एंड सोल मतलब मैन दैट्स रियली वन, जिस किसी की बात कर लीजिए, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल तमाम मतलब कि पूरी तरीके से, अंत एंड वाय सब कुछ पूरी तरीके से हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉडी एंड सोल मतलब सब कुछ जो जानता है बेटा सबके बारे में, मतलब उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरीके से आप होली एंड इंटायरली अगर जान रहे हैं तो यू कैन से बॉडी एंड सोल। समझ रहे हैं, तो बॉडी एंड सोल के लिए क्या होगा बेटा, होली एंड इंटायरली होता है मतलब पूरी तरीके से, समझ गए। यानी इसका करेक्ट आपको लाइफ एंड डेथ नहीं करना, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन होली एंड इंटायरली। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके बीच में साथी बताएंगे, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस द करेक्ट ऑर्डर। देखो एक रीअरेंज भी पूछा है, अगर इस बारे में बात करें बेटा पी क्यू आर एस में, तो एक बार ऑप्शन देख लो, क्यू पी पी, यहाँ भी क्यू। देखो स्टार्टिंग ओडीसी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बेटा, सत्यम सर का ओडीसी कॉन्सेप्ट एक बार जाके पीछे पैराजम्बल सॉल्व कर लेना। देखो क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी पी से, यहाँ भी पी से स्टार्ट है, मतलब इतना पता चल गया या तो सेंटेंस क्यू से स्टार्ट होगा या तो सेंटेंस पी से स्टार्ट होगा। आर से और एस से स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब इन दोनों से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, ये क्लू हमको ऑप्शन ही बता दिया। यानी स्टार्ट पी से होगा बेटा, या तो किसे किसे नहीं होगा, देखो आर और एस से नहीं होगा, क्यू और पी से स्टार्ट किया, या तो क्यू से होगा या तो पी से, इन दोनों में से हमारा स्टार्ट हो सकता है। बाकी आपके आर और एस को देखना ये नहीं है, इनसे स्टार्ट हमारा सेंटेंस नहीं हो पाएगा। अब अगर बताएंगे सर फिर भी अब सही करना होगा तो क्या होगा, यहाँ पी से स्टार्ट कर दे कि क्यू से स्टार्ट कर, तो भाई स्टार्टिंग अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत
नहीं, मत परेशान होना, ठीक है ना। अब अगर मैं कह दूं यहाँ तुमको फिलीपींस दिखा, क्या दिखा, फिलीपींस दिखा, यहाँ एंड दी दिखा है, क्या दिखा, एंड दी। तो दी के बाद भाई कोई नाउन तुमको लगाना है ना, नाउन लगाना, यहाँ पे खत्म तो कर नहीं दोगे, यानी क्यू से सेंटेंस खत्म नहीं हो सकता, क्यू से खत्म होने वाले सेंटेंस को गलत कर दो। क्यू से खत्म होने वाला ये बचा और आपका कोई सेंटेंस नहीं है क्यू से खत्म होने वाला। अब अगर एक ही क्लू बचा, तीन में अभी ऑप्शन देखना है ना, तो अब एक काम करो, एंड द, यहाँ लिखा इन फॉर्मर कॉलोनीज सच एज, उसके बाद बोला घाना, जमैका, इंडिया एंड द, मतलब प्लेस की बात कर रहा था, सच एज एग्जांपल दिया, घाना के दिया, जमैका के दिया, इंडिया के दिया, एंड दी के बाद किसकी बात करेंगे, फिलीपींस। किसी भी कंट्री को प्लूरल नेम में अगर लिखा जाता है बेटा तो कहीं ना कहीं उसके क्या बोलते हैं, फिलीपींस वगैरह, इन सब के साथ यूएसए वगैरह, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब के साथ क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो दी के बाद हमारा प्लेस ही आएगा, तो फिलीपींस आ गया कि नहीं, क्योंकि सच एज एग्जांपल दे रहा था, किसका किसका, घाना का दिया, जमैका के दिया, इंडिया के दिया, एंड द मतलब कोई और एक प्लेस ही होगा, एक कंट्री ही होगी ना, अगर उधर कंट्री की बात कर दिया तो फिलीपींस समझ लो। यानी सर आप बता दे, एंड द के बाद फिलीपींस आना था, मतलब क्यू के तुरंत बाद एस आना चाहिए, क्यू के तुरंत बाद एस आना चाहिए, अगर जिसमें है वो सही है बेटा, जिसमें नहीं है उसको हटाते जाओ। तो एक ऑप्शन तो पहले हट ही गया है बेटा, आगे देखते हैं, क्यू के तुरंत बाद पी है, चलो ये भी गलत हो गया, क्यू के तुरंत बाद एस है, ये सही हो सकता है, इसमें देखो ये क्यू लिखा है ना, क्यू के बाद आर लिख दिया, ये भी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन आपके बीच में मिला, क्यू के बाद एस, तुरंत आपने सही कर लिया, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। यानी क्या होगा बेटा, आपका क्यू से स्टार्ट होगा फिर एस आएगा, यानी क्यू से स्टार्ट होगा फिर इसके तुरंत बाद एस आ गया। कैसे पता चला, सच एज एग्जांपल दे रहा है, किसका, घाना का, जमैका का, इंडिया का, एंड द कहने के बाद भाई एंड क्या करता है, एकदम कोलिटिव होता है ना, जिधर इधर जोड़ा एकदम अच्छी अच्छी मतलब बराबर बराबर बातें ऐड करता है। इधर कंट्री ऐड किया तो एंड द के बाद कंट्री तो ऐड करना था, इन सब में कंट्री कहाँ था, फिलीपींस था, यानी इसके बाद तुरंत क्यू के बाद एस आना था, क्योंकि एस क्यू के बाद तुरंत एस ए पार्ट में ही है, केवल फर्स्ट में, तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है बेटा। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। देखो कॉन्ट्री पूछा बेटा, कॉन्ट्री कहने का मतलब होता है इन सब के चारों ऑप्शन दिए, इनका आप बता दीजिए कि अगर ये चार ऑप्शन दिए, अल्टरनेटिव्स दिए हैं, तो इनमें सेम वर्ड बताना है, सेम बताना है ना, क्या लिखा है, मीन्स द सेम एज, सेम कहने का मतलब उसका सिनोनिम्स बता दीजिए। तो कंट्री के सिनोनिम्स की अगर बात करेंगे बेटा तो क्या होगा, देखो अगर कंट्री की बात कर देंगे ना, और चीन्स की बात करेंगे बेटा, ब्रिज की बात करेंगे, क्लिक की बात करेंगे, इम्पैस की बात करेंगे, तो कंट्री कहने का मतलब पूरी तरीके से क्या होता है, व्याकुलता होता है बेटा, क्या होता है, पूरी तरीके से व्याकुलता होता है। अब चीन्स कहने का मतलब क्या होता है, चीन्स कहने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एब्ट करना बेटा, एब्ट करना मतलब पूरी तरीके से हटा देना या चीज करना, लेप कर लेना। ब्रीज मतलब क्या होता है, मतलब यार ब्रीज है मतलब एकदम मंद मंद धीरे धीरे हवाएं चल रही है, क्या कर रही है, धीरे धीरे हवाएं चल रही है। अच्छा बताएंगे क्लिक कहने का मतलब क्या होता है, क्लिक कहने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बेटा क्या कर देना, इम्प्लेस करना, इम्प्लेस करने का मतलब पूरी तरीके से हटा देना, पूरी तरीके से क्या कर देना, एब्डिकेट कर देना बेटा, लिख लेना, क्या, एब्डिकेट, या कह लीजिए रिल्ड कर देना, ठीक है ना। अब बोला इम्पेज करना, इम्पेज कहने का मतलब क्या होता है, गतिरोध, क्या होता है साथी, गतिरोध, मतलब कोई चीज़ अगर तुमने सोचा और वहां से क्या उनको आप क्लियर ना कर पाए और वो चीज़ें आपको कहीं गतिरोध पैदा कर रही, चीज़ों को स्टॉप कर रही, स्टॉप मेकिंग कर रही ना, तो व्याकुलता मतलब गतिरोध, किसी चीज़ को बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं तो व्याकुल है। तो इम्पेस क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा, सेम वर्ड्स होगा उनके लिए, इम्पेस किसका होगा बेटा, कॉन्ट्री का स्पेल एकदम सेम वर्ड होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार, सभी साथी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में बताएंगे, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर। बोला कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, अगर इस सेंटेंस में कोई एरर है तो बताइएगा, अगर नहीं है तो नो एरर बताएंगे। द रिसेंट डिस्कवरीज, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग देखो हैव लग गया, हैव के बाद राइज रोज राइज एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा, ये भी सही है। इसके बाद ये होप्स, होप्स मतलब B5 लगा दिया, ये क्यों कर दिया भाई, होप ही करना था ना, होप अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस, तो होप्स नहीं करना था, होप करना था, यानी गलत कौन सा है साथी, हैव राइजन होप्स, ये वाला गलत है बेटा, इसके जगह पे हैव राइजन होप होना चाहिए था। क्लियर हो, स्क्रीनशॉट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में जल्द से जल्द बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स, अगर ग्रामेटिकली एरर है तो बताएंगे, नहीं है तो नो एरर, वही बातें हैं। बोला एंड इट, उसके बाद जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड, अब देखो अवॉर्डेड इसका वर्ब है, इट का वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, वर्ब है तो इट के साथ V2 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। $1 million कॉन्ट्रैक्ट दैट रिक्स ऑफ करेक्शन, रिक्स ऑफ करेक्शन, आप मुझे बता दीजिए क्या इसमें कुछ एरर दिख रहा है क्या,
कुछ एरर दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें कुछ एरर दिख रहा हो। तो अगर देखेंगे दैट ट्रिक्स ऑफ करप्शन, इसको आप गलत कर सकते हो, या $1 मिलियन इसको गलत कर सकते हो, एंड इट जस्ट रिसेंटली अवार्डेड। अब एक चीज़ बताएंगे ना कि आप जब एग्जाम में जाते हो तो ये भी ऑप्शन होता है बेटा, इसको भी अच्छे से मेकअप करा के आप सही कर दिया करो। जरूरी नहीं कि बच्चा कुछ क्या करते हैं ना, जो कॉन्फिडेंट नहीं होते, यार कहीं ना कहीं गलतियां तो होंगी, मैं गलत हूं इसका मतलब नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं गलतियां होगी तो नो एरर के पास जाता ही नहीं। लेकिन आपके बीच में देख लो, इस प्रश्न का आंसर नो एरर है, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं, साथ ही ध्यान रखेंगे अगला नो थैंक यू का पेज ये बताता है कि ये सेशन यही खत्म करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने आपकी क्लोज के क्वेश्चन और पैसेज के क्वेश्चन अभी नहीं रखे क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा बेटा। और मैंने आपके बीच में बता दिया है कि आपका कहीं ना कहीं संडे स्पेशल, जैसे अभी पैराजम्बल की मैंने क्लास ली, फिर आपके बीच में रूट वर्ड की संडे स्पेशल क्लास होने वाली है, उसके बाद आपकी पैसेज की क्लास होगी, क्लोज की क्लास होगी, एकदम मतलब मैराथन क्लास में वो सारी चीज़ें खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो जुड़िएगा हमारे साथ डेली। मैं आपके बीच में शाम के 7 बजे डेली आपके बीच में, अभी जितने भी दिन एग्जाम आपके बचे हैं ना, जो CHSL के एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर कराएंगे, साथ ही उसको भी आप देखिएगा। और रात के 9:15 में मैं डेली लाइव होता था, साथ ही उसको आपको क्या करना है जरूर देखना, क्योंकि 60 दिन 60 मैराथन में सारी चीज़ें कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, एंड जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच गाइज।